साल 2024, साल के आगाज ने ही कांग्रेस की नींद भी उड़ाई और चैन भी। चुनाव में हुआ खेला। राज्यसभा चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर। अभिषेक मनु सिंघवी को मिली हार। हर्ष महाजन के सर सजा ताज। सरकार गिरने का संकट। अप्रत्याशित हार से उपजा सरकार गिरने का संकट पर अति उत्साहित भाजपा चूक गई। हाथ में आया बड़ा मौका। एक तो पहले ही हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को भारी भरकम कर्ज और खाली खजाना वाला राज मिला। ऊपर से केंद्र की ताकत और उस ताकत से संगठित व अनुशासित विपक्ष में बैठी भाजपा का विरोध। ऐसे में हिमाचल के लिए बीता साल कुछ खट्टी कुछ मीठी मगर सुखविंदर सरकार के लिए कई कड़वी यादों को लेकर गुजरा। उनके सामने पहले ही आर्थिक संकट और तेजी से बढ़ते कर्ज को थामने की बड़ी चुनौती थी। मानसून आपदा ने लगातार अपना तांडव दिखाकर सरकार की परेशानियों को और बढ़ा दिया। उस पर आंख गड़ाए ताकतवर भाजपा और अपनी ही पार्टी में नई कांग्रेस की पीढ़ी को साधने की सीधी चुनौती। गागर में सागर भरने जैसी इन चुनौतियों के बीच सीएम सुखविंदर के सामने न सत्ता को साधना आसान था और न सरकार को चलाना और न ही जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ तेजी से विकास को आगे बढ़ाना। यही वजह है कि हिमाचल में सुखविंदर सरकार तो बन गई मगर सुख की सरकार बनने के लिए उसे हर दिन नई परीक्षा देने के लिए उतरना पड़ रहा है। हमारी सरकार को तो 2 साल है। अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ही लेना पड़ रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 वर्षों में हमने लिया। 10,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज का चुकता किया और 8,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट का चुकता किया। और जब सरकार के पास जीएसटी का कंपनसेशन सेस आता था, जून 2022 तक आता रहा 3,500 करोड़ रुपया, तब भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरडीजी आती थी जो 11,000 करोड़ थी, जो घटकर 8,000, 6,000 और इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रह जाएगी। उसकी तरफ भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकारें हैं वो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ना जाए। उसे काम करना है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सहयोगी सदस्य, हमारे अधिकारी दिन रात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। ये अर्थव्यवस्था जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो किस कगार पर थी। आज मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौटी है और इसमें सभी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, कर्मचारी और अधिकारियों का सहयोग है। चिंता का विषय है ये तो, जो हमारी अगर जो हम फिजिकल डिसिप्लिन की बात करें, कहीं ना कहीं तो उसमें कमी जरूर है। डेफिनेटली वी हैव टू लुक इनटू इट कि स्टेट जो है डेट ट्रैप में जो कॉन्स्टेंटली जा रहा है। आज मेरा जो डेट टू जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। पर उसकी वजह भी जानना हमारे को बड़ा आवश्यक है कि पैसा जा कहाँ रहा है। पैसा जा रहा है, चाहे हमारा 100 रुपये आता है तो उसमें से डेवलपमेंट के लिए तो पैसा बहुत कम रह जाता है। सारा पैसा या तो जो मेरी लेगेसी इश्यूज़ हैं, जो मैंने पहले लोन ले रखे हैं, उसका इंटरेस्ट भरने में आ जाता है। उसकी इंस्टॉलमेंट देने को पैसा काफ़ी लग जाता है। सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा, पेंशन में पैसा चला जाता है। तो ये 4 जो है, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, पेंशन, सैलरी, यही पैसा ले जाती है। डेवलपमेंट के लिए पैसा रहेगा ही नहीं। फर्क है तो सिर्फ इतना, तमाम अंतर विरोधों और विपक्ष की कोशिशों के बावजूद ये सुखविंदर की सरकार गिरी नहीं। पासा सुखविंदर के पक्ष में पलटा तो कांग्रेस पूरा साल भाजपा पर चुनी हुई सरकार को गिराने का बड़ा आरोप लगाती रही। उधर भाजपा इसे कांग्रेस की अंदरूनी फूट
और उसकी खुद की कमजोरी बताने का लगातार जिक्र कर ये भी दावा कर रही है कि सरकार पर शनि का संकट अभी टला नहीं है। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार को गिराने का संकट यूं ही अचानक नहीं आ गया। दरअसल इसके पीछे वीरभद्र सिंह के बाद हिमाचल में कांग्रेस की विरासत को नई पीढ़ी में कौन संभालेगा और कौन संवारेगा, ये मौजूदा कांग्रेस की सियासत में उपजे संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बनी। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के जो खास करीबी हैं वो जानते हैं और वो ये मानते हैं कि तमाम दुश्वारियों और चुनौतियों के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचे सुखविंदर किस्मत के बहुत धनी हैं। साल 2022 के अंत में पहली बार वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस की नई पीढ़ी ताकतवर भाजपा को हराकर सत्ता में आई। चुनाव में वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे कई चेहरे जीत कर आए। वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे चंद्र कुमार, कर्नल धनीराम शांडिल्य और सुधीर शर्मा सरीखे नेता तो चुनाव जीते ही, मगर इन चेहरों में नेता प्रतिपक्ष की दमदार भूमिका निभाने वाले मुकेश अग्निहोत्री और बतौर पार्टी अध्यक्ष वीरभद्र परिवार से प्रतिभा सिंह का चेहरा सीएम बनने की पांत में सबसे आगे खड़ा दिखाई दिया। वो भी तब जब चुनाव में कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी और रामलाल ठाकुर जैसे बड़े चेहरे चुनाव हारकर इस रेस से पहले ही बाहर हो गए। मगर चुनाव जीते चेहरों में प्रियंका गांधी के करीबी और वीरभद्र सिंह के धुर विरोधी रहे सुखविंदर सिंह ठाकुर के किस्मत का सितारा बुलंदियों को छू गया। एक आम परिवार से और लगातार वीरभद्र सिंह का विरोध झेलते रहने वाले सुखविंदर सिंह को हिमाचल का ताज कांग्रेस आलाकमान ने पहना दिया और कभी मंत्री नहीं बने सुक्खू सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। यहीं से उनकी सरकार चलने की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राजनीति की पाठशाला में खुद को एकलव्य और वीरभद्र को गुरु द्रोणाचार्य बताने वाले सुक्खू के दांव और पेच किसी भी मायने में अपने गुरु से कमतर नजर नहीं आते। यही वजह है पहली बार मुख्यमंत्री बने सुक्खू ने जब अपना मंत्रिमंडल बनाया तो एक सुलझे और शातिर राजनेता के तौर पर अपने धुर विरोधी सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा सरीखे नेताओं को मंत्रिपरिषद से दूर रख दिया। अपने करीबी नेताओं को कैबिनेट दर्जा देकर उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब तैनात कर दिया। 6 CPS बनाकर सधी हुई राजनीतिक बिसात बिछाई। मगर कांग्रेस पार्टी के भीतर का ये सियासी गणित 2024 के आते आते पार्टी के भीतर के बिखराव की वजह बन गया। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को इतना दूर कर दिया गया कि उन्हें मजबूरी में कांग्रेस छोड़ने में ही भलाई नजर आई। नतीजा ये हुआ, साल के शुरू में ही बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुए। चुनाव में नाराज और अपनी अनदेखी का हवाला देकर 6 कांग्रेस नेताओं ने क्रॉस वोट किया। चुनाव से पहले हार और जीत का अंक गणित बिल्कुल साफ था। 68 विधायकों में 40 कांग्रेस और भाजपा के पास 25 विधायक थे और 3 निर्दलीय, यानी संख्या बल के हिसाब से भाजपा के किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत पक्की नहीं थी। और तब जीत के लिए आशान्वित कांग्रेस में पहले सोनिया गांधी का नाम चला, बाद में दिग्गज अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव में उतरे। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया और फिर जो संभव नहीं था उसे हर्ष महाजन की कांग्रेस में तोड़फोड़ ने संभव बना दिया। हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता को स्वीकारने के इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं।
और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई। माकूल संख्या बल होने के बावजूद हर्ष महाजन से अभिषेक मनु सिंघवी जैसा बड़ा चेहरा मात खा गया। भाजपा के 25 विधायकों को कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलियों का समर्थन मिला। चुनाव 34 वोटों की बराबरी के रोचक मोड़ पर पहुंचा। अंत में टॉस से किस्मत के धनी हर्ष महाजन जीत गए, मगर हार का ये संकट सरकार गिरने और गिराने के सियासी खेल तक पहुंच गया। गेम चेंजर भारतीय जनता पार्टी है और सुक्खू सरकार से लोगों की नाराजगी है। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। क्रॉस वोटिंग से हारी बाजी जीतने वाली भाजपा बजट सत्र में सरकार गिराने की जीती बाजी को खुद ही हार गई। राज्यसभा चुनाव के बाद बजट पास होना था। फाइनेंस बिल के सदन में पास किए जाने पर अगर कांग्रेस के 6 बागी नेता और 3 निर्दलीय नेता विपक्ष का समर्थन कर देते तो एकदम सत्ते में आ चुकी कांग्रेस को कोई नहीं बचा पाता। मगर अति उत्साह में भाजपा ये मौका चूक गई। भाजपा अपना साथ देने वाले नेताओं को कभी चंडीगढ़ तो कभी ऋषिकेश और दिल्ली में घुमाती रही और सदन में सजी सजाई संवैधानिक चुनौती नहीं देने की बड़ी भूल कर बैठी। जो एक अच्छी बात यह है कि कोविड के बाद शायद व्यवसाय के लिए, पर्यटन के लिए ये पहला वर्ष है जो अच्छा गया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बर्फ पड़ रही है, जो कि पूरे उत्तरी भारत की जो है रीढ़ की हड्डी है, उनके रगों का खून है। बर्फ़ पिघलती है तो व्यवसाय चलता है, पर्यटन चलता है, बागवानी, खेती, बिजली, पानी, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी बर्फ़ पे चलती है। और अपील ये करूँगा राजनीतिज्ञों से कि किसी की भी दल के हैं कि आप एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करिए। आप ये बताइए कि प्रदेश के प्रोग्रेस के लिए, प्रदेश के नागरिकों की तरक्की के लिए हमारे जो 2-3 ही मेन स्टे हैं हमारे लिए, सेब की इकोनॉमी है, पर्यटन की इकोनॉमी है। पर्यटन जो है सीधे तौर पे भी और इनडायरेक्टली भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे जीडीपी को। इस पे ध्यान दीजिए। भाजपा की इसी भूल ने किस्मत के धनी सुक्खू को सरकार बचाने का मौका दे दिया। इस मौके को अवसर में बदलने के लिए आनन फानन में एक तरफ कांग्रेस का आलाकमान कूद पड़ा, दूसरी तरफ चुनाव हारे अभिषेक मनु सिंघवी की लीगल एडवाइस काम कर गई। ले देकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सुक्खू सरकार के तारणहार साबित हुए और सुक्खू सरकार के गिरने का संकट टालने में कांग्रेस सफल हो गई। सरकार गिराने के लिए भाजपा ने कांग्रेस में तोड़फोड़ को अपने हुक्म के इक्के के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस से भाजपा में गए नेता लगातार दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संपर्क में रहे और जयराम उन्हें पल पल की जानकारी साझा करते रहे। मगर भाजपा के इस हुक्म के इक्के को कांग्रेस के बादशाहों की चौकड़ी ने मात दे दी। सिंघवी, पठानिया, डीके शिवकुमार और हुड्डा की ये चौकड़ी कांग्रेस की लाज भी बचा गई और सरकार भी। दिलचस्प बात यह है, हिमाचल भाजपा इकाई की इस भूल को न दिल्ली में बैठी आलाकमान ने दिल से माफ किया, ना ही लापरवाह के आलम में राज्य चुनाव खो देने वाली सुक्खू सरकार से कांग्रेस आलाकमान खुश नजर आया। पर इस खेल ने कांग्रेस की एक बड़ा सबक देने और उन्हें एक बड़ा झटका दोनों देने का काम किया। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार बच गई और टिकी भी रही, पर अपने ही दमदार और पुराने 6 अवसरवादी कांग्रेस नेताओं की बलि देकर।
ये छह बागी नेता मुख्यमंत्री पर मित्रों की सरकार चलाने का आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच भाजपा का दामन थामकर टिकट भी झटक ली, मगर अपने ऊपर अवसरवाद और लोभ के सियासी दाग को मिटाने में ये कामयाब नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है, अपनी घोर अनदेखी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के इन 6 और 3 निर्दलीय नेताओं को पहले हिमाचल विधानसभा की असीम शक्तियों ने उपचुनाव के लिए धकेल दिया। जाहिर है ऐसे में कई भाजपा उम्मीदवारों का दिल और सब्र दोनों जरूर टूटे होंगे, पर ताकतवर आलाकमान और अनुशासित पार्टी में कोई खुला विरोध नहीं हुआ। उधर भाजपा में शामिल इन नेताओं ने चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष के कठोर फैसले का भी रोना रोया। फिर भी 9 में से 6 नेता चुनाव हार गए। इन्हें न अदालत से राहत मिली, न ही जनता की अदालत ने इन्हें स्वीकार किया। अरुण क्लोजिंग एंकर पैकेज 2, ओपनिंग पैकेज 3। हिमाचल में चाहे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार है, इन तमाम 7 मुख्यमंत्रियों के लिए अपने अपने समय में अलग अलग चुनौतियां रही, पर इन सबके समय का एक सच सबसे बड़ा और सबसे कड़वा है। केंद्र की आर्थिक मदद के बगैर हिमाचल सरकार की रेल डीरेल हो जाया करती है, और अगर केंद्र और राज्य में कांग्रेस और भाजपा नीति अलग अलग सरकार बनी तो ये सत्ता और सरकार चलाने की चुनौतियों को और पेचीदा बना देती हैं। हिमाचल में मौजूदा आर्थिक हालात सबसे बदतर हैं, पर अपनी बेलाग और बेखौफ राजनीति करने वाले सीएम सुक्खू जैसे तैसे इस रेल को खींच भी रहे हैं और सींच भी रहे हैं, बिना सत्ता को खोने और उसके वापसी के डर के। और हां, बिना इस दबाव के सरकार यूं ही बदनाम हुई भाजपा तेरे करके।